नमस्कार। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 1 दिसंबर 2022 से जब से भारत ने अध्यक्षता संभाली है, तब से अब तक भारत ने देश के 50 से ज्यादा शहरों में करीब 200 बैठकों के जरिए दुनिया के बड़े आर्थिक मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की है और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं G20 शिखर सम्मेलन पर। इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको नई दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक की तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही चर्चा करेंगे G20 के फाइनेंस ट्रैक की। आपको बताएं कि G20 में जो चर्चाएं होती हैं वो 2 ट्रैक्स के तहत की जाती हैं, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक। अगले आधे घंटे में समझिए कि फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं से छनकर अभी तक क्या कुछ आउटपुट निकला है और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। मैं हूं अजय मिश्र और आप देख रहे हैं G20 के तमाम हलचलों को समेटे हमारा ये खास कार्यक्रम। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं तैयारियों से। और G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जहां दुनिया भर की निगाहें इस सम्मेलन पर लगी हैं, तो वहीं भारत मेहमानों के स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। नौ और 10 दिसंबर को दिल्ली में मुख्य G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों को सजाया गया है, दीवारों का रंग रोगन किया गया है। दुनिया भर से आने वाले दिग्गजों की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में 2 दिन की फुल ड्रेस कारपेट रिहर्सल भी जारी है, ताकि लोग समझ सके कि किन रास्तों और किन जगहों से बचना है। डेलीगेट्स की गाड़ियों के काफिलों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट पर आम ट्रैफिक के मूवमेंट को रोककर अलग रूट पर डाइवर्ट करने का फैसला किया है और इस बाबत एडवाइजरी भी जारी की है। शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों के साथ साथ जनता की सुविधा का भी ख्याल रखना है। इसके लिए पुलिस विभाग ने फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ यातायात के दिशा निर्देश साझा किए हैं। प्रयास ये है कि यातायात कम प्रभावित हो, सामान्य की तरह चलता रहे, लेकिन जिस वक्त जो मूवमेंट्स है उस दौरान में थोड़े समय के लिए जो हम यातायात को डाइवर्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं, जो चंद मिनटों के लिए है। G20 की थीम वसुदेव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, अतिथि देव भव भारत की महान परंपरा रही है। लिहाजा पिछले 2 महीने से शिखर सम्मेलन की जमकर तैयारियां की जा रही हैं। यादगार मेहमान नवाजी के लिए हर संभव कोशिश जारी है। पिछले 2 महीनों से जो हमारा फोकस था वो ये था कि सिटी को कैसे क्लीन किया जाए, सिटी में जो बॉटलनेक्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, रोड्स को कैसे बेटर किया जाए, फुटपाथ कैसे बेटर किए जाए और जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक ऐसा एहसास करा के यहाँ से भेजें कि दिल्ली ही नहीं भारत देश जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो जाना जाता था वो वास्तव में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले में पड़ने वाले बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में नई दिल्ली एरिया के सभी वाणिज्य संस्थान, मॉल्स और मार्केट आदि सभी बंद रहेंगे। G20 के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम जवान जो हैं वो सड़कों पर उतार रखे हैं, क्योंकि एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने वाला है, जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। तमाम अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, NDRF को रखा गया और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी जो है दिल्ली पुलिस के कंधों पर है। और ये लगातार ड्रिल भी चल रही है दिल्ली पुलिस की कि किस तरह से रास्तों पर उनकी नज़रें होंगी, किस तरह से VIP एरियाज़ में वो मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम जो एस्कॉर्ट्स हैं उनको यहाँ पर सुपरविजन के लिए रखा गया है। स्पेशल CP कई जोन के यहाँ पर तैनात किए गए हैं, DCPs तैनात किए गए हैं। ये वो तमाम एरिया है। NDMC का एरिया मैं आपको बताऊँ, यहाँ से निकल करके आप इंडिया गेट की तरफ जाते हैं और आगे से आपको जाना है जो भारत मंडपम है। ये वो रास्ते हैं जहां पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी है। अगर आपको यहां से होकर के गुजरना है तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, आपके पास वैलिड आई कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको इन इलाकों में एंट्री नहीं दी जाएगी। कैमरा कुलदीप के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इन तैयारियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हैं। उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेवर बिफोर काइंड ऑफ जो तैयारी की जा रही है, यानी अब से पहले इतने बड़े पैमाने पर कोई समिट का आयोजन किया नहीं गया मुकेश, और इसलिए शायद जो तैयारियां आपने जिनका जायजा लिया वो थोड़ी सी अलग होंगी बाकी पहले के कार्यक्रमों से। किस तरह से दिल्ली बदली है?
बिल्कुल अजय जी, एक बड़ा शिखर सम्मेलन है G20 को लेकर के और भारत की साख इस पर कहीं ना कहीं टिकी हुई है। देश इसे उत्साह की तरह मना रहा है क्योंकि एक बड़ा डेलीगेशन यहां पर इस समय दिल्ली में आएगा जो 8, 9 और 10 को यहां पर मौजूद रहेगा। 7 तारीख से NDMC का ये जो एरिया जिस समय मैं यहां इस समय मंडी हाउस के बाद मौजूद हूं, ये वो प्राइम एरिया होगा, प्राइम लोकेशन होगी जो इंडिया गेट की तरफ जाएगी, विज्ञान भवन की तरफ जाएगी, राजघाट की तरफ यहां से रास्ते जाएंगे। तो इन रास्तों से होकर के सारा VIP मूवमेंट होगा। दिल्ली पुलिस लगातार अपनी ड्रिल चला रही है और एडवाइजरी जारी करी गई है कौन से रास्ते बंद होंगे, किन सड़कों पर आप आएंगे और आने के टाइम्स क्या होंगे। साथ ही साथ NDMC एरिया में अगर आपके लिए कोई वैलिड रीजन है तो ही आप यहां पर आएंगे, नहीं तो आपको यहां आने की अनुमति नहीं है। एक बड़ा जो टास्क है वो यहां पर देखा गया अजय, और लगातार दिल्ली पुलिस अपनी कमांडो ट्रेनिंग कर रही है। अभी हमने देखा ली मेरिडियन पर किस तरह से चॉपर उतार करके वहां पर कमांडो ट्रेनिंग की गई। यह दिखाया गया कि अगर किसी भी स्थिति में परिस्थिति बदलती है, अगर कोई आतंकवादी हमला होता है या कोई भी स्थिति भयानक होती है तो कैसे निपटा जाएगा। दिल्ली पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी अजय जी, और दिल्ली पुलिस ऐसी पुलिस है जो दुनिया में जानी जाती है अपनी साख के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए। और जब उनके हमने हायर ऑफिसर से बात करी, स्पेशल CP से बात करी, तो उन्होंने बताया कि ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिल्ली ने इससे पहले भी कई बड़े इवेंट्स में भागीदारी अपनी दी है। हमने 2010 कॉमनवेल्थ किया था जिसमें बड़ा डेलीगेशन आया था, बड़े खिलाड़ी आए थे, उस समय हमारी सिक्योरिटी भी चाक चौबंद थी। आज भी हमारी सिक्योरिटी चाक चौबंद है और पहले के मुकाबले दिल्ली पुलिस जो है वो हाईटेक पुलिस हो गई है। अच्छे उनके पास इनपुट्स हैं, अच्छे उनके पास सर्विलांस है, काफी ज्यादा कॉन्वॉय है उनके पास गाड़ियों का, और सुबह से वो अपनी कारकेट की जो रिहर्सल कर रहे हैं जिसमें VIP मूवमेंट्स को कैसे लेकर के जाएंगे, होटल के आसपास जो तैयारियां हैं उनका उन्होंने अच्छे से जायजा ले लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो स्मार्ट पुलिसिंग की आपने बात की, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष तो होंगे ही, बहुत सारे स्पेशल इन्वाइटीज हैं और मुझे लगता है कि 1000 से ज्यादा आपके विशेष मेहमान दिल्ली की यात्रा पर होंगे। अगले पूरे हफ्ते जो हलचल जारी रहने वाली है, थोड़ा सा और बताइए कि कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उस पैमाने पर शायद नई दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहरों में बनाना होगा। आने वाले दिनों में ये टास्क बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज से लेकर के अगले 10 तारीख तक एक बड़ा पैरामीटर दिल्ली पुलिस को सेट करना है। उन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटी अरेंज कर लिया अजय जी, हर लेवल पर सिक्योरिटी है। आपका होटल वेन्यू पर स्पेशल CP है, आपके ग्राउंड वेन्यूज पर भारत मंडपम के पास जो सिक्योरिटी है वो इतनी हाई सिक्योरिटी, आप वहां पर 1 मिनट के लिए कोई व्हीकल नहीं रोक सकते। सबके पासेस ऑलरेडी बना दिए गए हैं। वही मैंने आपको बताया, एसेंशियल सेवाएं छोड़ करके आपको किसी भी सूरत में इस एरिया में आने की परमिशन नहीं है। आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, मेट्रो स्टेशन खुले हैं, मेट्रो की जो रूटीन ट्रैवलिंग है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इन एरियाज में आना है। देखिए आप तैयारियों का यहां पर पीछे जायजा देखिए किस तरह से पूरा का पूरा ये एरिया है, यहां पर इसे तैयार किया गया है। ये जो एरिया है यहां से हो करके ही आपको विभिन्न इलाकों में जाना है। ऐसे कई सारे की पॉइंट्स है जहां पर दिल्ली पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी बना रखी है, जहां के रूट्स को पहले ही इंडिकेट किया गया है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि उन्होंने यहां डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है। अभी हमने देखा दिल्ली पुलिस ने अपने ट्रेनिंग सेंटर में चॉपर से कमांडो ट्रेनिंग को वहां पर कंडक्ट किया, यानी युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है, पैरामिलिट्री फोर्स तैयार है, NDRF को यहां पर साथ में उनके साथ जोड़ा गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और दिल्ली पुलिस इंश्योर कर रही है। उनकी बातों से लगता है कि वो जब भी कोई बड़ा टास्क लेती है तो उनके जो सारे जवान है, और आपको बताऊं 10 से 12,000, बिल्कुल सही 10 से 12,000 के ट्रैफिक पुलिस के जवान, आधी दिल्ली पुलिस, अदर। जी मुकेश, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये आम आदमी को सूचना देने के लिए पूरा जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना आप आसान बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी उन इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे लोगों को समय पर उचित जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने अपना एक हेल्प डेस्क बना रखा है और उसको उन्होंने शुरू कर दिया। आप उसमें अपनी क्वेरीज देख सकते हैं, कौन से रास्ते खुलेंगे, किस रास्तों का आपको इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आपको गूगल मैप्स को फॉलो करना है, आपके GPS को फॉलो करना है। GPS में भी वो तमाम चीजें अपडेट करा दी जाएंगी उन दिनों के लिए कि कौन से रास्ते बंद हो गए, किन रास्तों का इस्तेमाल करना है, कौन से हॉस्पिटल्स जाने के लिए आपको रास्ते लेने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अजय जी,
जो दिल्ली पुलिस के पास है वो मंडे से लेकर के जब तक ये इवेंट नहीं खत्म होता इसके लिए हर दिन ब्रीफिंग की जाएगी मीडिया की। हर आदमी को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो अपने स्थानों पर जा सके। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको कौन से रास्ते लेने होंगे, आपको एमजी रोड होते हुए गुड़गांव की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर आपको डीएनडी से और मंडी हाउस की तरफ आना है या आपको भारत मंडपम की तरफ आना है तो आपको डाइवर्जन का साथ साथ अपडेट मिलेगा, यानी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए रिहर्सल लगातार जारी है। अभी से दिल्ली पुलिस आज भी उन्होंने अपनी एक फुल ड्रेस रिहर्सल करी जिसमें उन्होंने होटल्स के वेन्यू तक जाने के कारकेट को फॉलो करवाया, लोगों को बताया रास्ते रोक रोक करके कि भाई यहां से आपको क्यों नहीं जाना है। यानी उन्होंने लोगों का माइंड मेकअप शुरू कर दिया और देश की जिम्मेदारी है, पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है इस आयोजन को सफल बनाने की, कंडक्ट कराना और देश का नाम एक बार फिर से स्वर्णिम अक्षर में बिल्कुल कुरिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस तमाम अपडेट के लिए और जानकारियों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंडी हाउस से खास तौर पर जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारी नजर रहेगी फाइनेंस ट्रैक की, जो अब तक की बैठकें हुई हैं और क्या कुछ निकल करके आया है, कहां पर आम राय बनेंगे। जुड़ेंगे अपने खास मेहमान के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम G20 शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और अब इस कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं G20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत जो अब तक की बैठकें हुई हैं उस पर। G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों FMCBG की पहली बैठक और वित्त एवं केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की दूसरी बैठक इस साल 22 से 25 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की गई। पहले दिन सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक का उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को वीडियो संदेश के माध्यम से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 FMCBG की पहली बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भागीदारी की। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की पृष्ठभूमि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैठक के गवर्नरों की दूसरी बैठक इस साल 12 और 13 अप्रैल को वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, स्थायी वित्त, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे विषयों पर चर्चा हुई। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कर नियम सरल, प्रशासनीय होने चाहिए और विकासशील देशों में सार्थक राजस्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। India being the president of G20 at this challenging time itself, for me, is a great opportunity for India to prove and to work towards bringing all countries together on substantive issues. गांधीनगर में तीसरी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की 2 दिवसीय बैठक के दौरान 5 अलग सत्रों में G20 देशों ने कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के साथ वैश्विक कर्ज और कर से जुड़ी चुनौतियां और समाधान से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। G20 प्रेसिडेंसी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के तहत G20 देशों के प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के जरिए वैश्विक विकास को सशक्त करते हुए वैश्विक आर्थिकी को सतत, संतुलित और समग्र विकास की ओर बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं बैठक संपन्न होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता के दौरान
G20 एजेंडे से जुड़े तमाम मुद्दों पर सभी देशों के व्यापक समर्थन का आभार व्यक्त किया। तो भारत ने जो प्राथमिकताएं तय की, फाइनेंस ट्रैक के तहत उनको पूरी दुनिया से G20 के सदस्यों से व्यापक समर्थन मिला। डॉक्टर चरण सिंह, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं ईग्रो फाउंडेशन के, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वक्त निकालने के लिए उनके साथ हम जुड़ रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो बड़ी बातें हैं जो फाइनेंस ट्रैक की जो बैठकें हैं उनसे निकल करके आई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लीडरशिप भारत ने दिखाई है, इतने मुश्किल समय में सभी लोगों को तमाम अलग अलग मुद्दों पर एक साथ एक राय बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह से लीडरशिप दिखाई फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर की पूरी टीम ने फाइनेंस ट्रैक के तहत, लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे? उसके बाद में फिर उन बिंदुओं पर आऊंगा जिन पर आम सहमति बनी है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जब वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की बात कर दी तो उस टाइम पे एक किस्म का तय हो गया था कि हम लोग एक अहम लीडरशिप का रोल प्ले करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हमने कहा कि जो साउथ है उनके भी इश्यूज हम सामने लेके आएंगे और थ्रू आउट G20 की प्रेसिडेंसी में यही चीज सामने आई। आपने देखा होगा, आपने पूरा जैसे विश्लेषण किया और बताया कहाँ पर सारी मीटिंग्स हुई, उसमें आपने देखा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन पे काफी अच्छी बातें हुई। और डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल पब्लिक एसेट्स, पब्लिक गुड्स के ऊपर, क्योंकि आपको पता है हमने तो जनधन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है इंडिया में और हमें पता है कि कितना वो लाभदायक हुआ है वो एक्सपेरिमेंट, खास करके कोविड के टाइम में। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कर दी कि हम लोग यूनिवर्सल गुड, ग्लोबल गुड के ऊपर विश्वास रखते हैं, वही सारी थीम फिर वित्त मंत्री जी ने और आगे जाके गवर्नर्स की मीटिंग में सबने कही। तो लीडरशिप की जहां तक बात कहें तो एक पॉजिटिव लीडरशिप, एक न्यू टाइप ऑफ लीडरशिप, एक ग्लोबल साउथ को लीडरशिप हम लोगों ने, हमारे देश ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में दी और वो मुझे लगता है एक मिसाल बन गई। आपने बिल्कुल सही कहा। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पहले ही अपने उद्बोधन में FMCBG की मीटिंग में बैंगलोर में कहा कि आपको दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति, उसको ध्यान में रख करके इन डिस्कशंस को आगे बढ़ाना है और एक ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन करके भारत उभरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, आपने देखा कि इस दौरान कोविड का असर हो, रूस यूक्रेन क्राइसिस का असर हो, वो महंगाई पर दिखाई दिया, पूरी दुनिया की ग्लोबल ग्रोथ पे दिखाई दिया और कोशिश यही की जा रही कि कम से कम इन दोनों मोर्चों पर एक आम राय बनाने की कोशिश की जाए, पूरी दुनिया में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। और शायद भारत इसमें सफल हुआ कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो हावी नहीं होने पाई इन तमाम आर्थिक परेशानियों वाले मुद्दों पर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ग्रोथ दुनिया भर में पूरी तरह सैग कर रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री जी ने और खास करके वित्त मंत्री जी ने जब गांधीनगर में मीटिंग हुई, IMF के भी लोग आए, तो उस टाइम पे ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों पे खूब भरकर चर्चा हुई, क्योंकि इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था और दुनिया की ग्रोथ रेट वहां से गिर रही थी। तो किस तरीके से सबको कंट्रोल किया जाए, तो हमें फिस्कल पॉलिसी पे जहां पर भी वित्त पॉलिसी में हम कंट्रोल कर सकते थे, जो कर सकते थे, जहां फिस्कल स्पेस मिल सकती थी, विचार किया गया कि वहां किया जाए। उसी तरीके मॉनेटरी पॉलिसी पे IMF को लीड देनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमने कैसे करना है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, कैपिटल फ्लोज भी सफर कर रहे हैं। तो ग्रोथ, इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई और फिस्कल पॉलिसी को हम लोगों ने गांधीनगर में एक अच्छी पॉलिसी देके IMF के सब लोगों के सामने, तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी नीति का कंट्रीब्यूशन किया। जब मैडम वॉशिंगटन में भी गई तो तब भी यही बात हुई। तो मैडम ने अपनी स्पीच में क्लियरली कहा कि हमने सब लोगों को लेके, सब देशों को साथ लेके चलना है और इन्फ्लेशन क्योंकि सब पे हावी हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है। सर, आपने चूंकि वर्ल्ड बैंक और रिजर्व बैंक के साथ भी काम किया, बैंकिंग सिस्टम के साथ आप एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर लगातार काम करते रहे। मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स हैं
वो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता का केंद्र रहा फाइनेंस ट्रैक के दौरान, उसको कैसे सफलता मिली। लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट पर ले जाना चाहता हूं, जहां पर हम इसी की बात कर रहे हैं कि लंबे समय से कैसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, UNSC में सुधारों का मुद्दा दुनिया में अलग अलग मंचों पर रखा गया। लेकिन कोविड के बाद से ये मांग और भी ज्यादा जोर शोर से उठने लगी, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद ये संस्थान दुनिया को अपेक्षित समाधान नहीं दे पाए। G20 के दौरान भारत की अध्यक्षता में मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स का मुद्दा प्राथमिकताओं में शामिल रहा। कहां तक सफलता मिल पाई है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता जब भारत को सौंपी गई तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत की अध्यक्षता का फोकस दुनिया के समावेशी विकास पर होगा और भारत की प्राथमिकताएं समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्योन्मुखी होंगी। वैश्विक मंचों पर राष्ट्रों के हितों के टकराव और मजबूत राष्ट्रों के दबदबे के बीच भारत ने तय किया कि दशकों पुरानी बहुराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार G20 की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए भी मल्टीलैटरल विकास बैंकों में सुधार की वकालत की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे पर विचार रखे गए। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 44 देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन वुड में वैश्विक साझेदारी के नए नियमों को तय करने के लिए IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। लंबे समय से इन संस्थानों में रिफॉर्म का मुद्दा कई मंचों पर उठाया जा चुका है। भारत ने भी G20 की अध्यक्षता के दौरान इस मुद्दे को प्राथमिकता से चर्चा के केंद्र में रखा। IMF और विश्व बैंक के अलावा WTO रिफॉर्म भी भारत की G20 अध्यक्षता का एक मुख्य फोकस है। G20 की व्यापार और निवेश की मंत्री स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिससे संस्थान को बदलते वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक बदला जा सके। India believes in a rule-based, open, inclusive, multilateral trading system with the WTO at its core. India has advocated the concerns of the Global South at the 12th WTO Ministerial Conference. भारत ने मार्च 2023 में मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में अपेक्षित सुधारों पर सुझाव के लिए G20 एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। एक्सपर्ट ग्रुप की अध्यक्षता हार्वर्ड के प्रोफेसर लॉरेंस समर्स और भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके NK सिंह को सौंपी गई। एक्सपर्ट पैनल ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें अलग अलग स्रोतों से $20 अरब का फंड जुटाने की वकालत की गई है। पैनल ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से गरीबी मिटाने, समावेशी विकास पर ध्यान देने और ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए निवेश जुटाने पर जोर देने का सुझाव दिया है। एक्सपर्ट ग्रुप के मुताबिक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक हर साल $3 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत होगी। अनुमान है कि $2 ट्रिलियन का निवेश घरेलू स्रोतों से हो जाएगा, बाकी बचा आधा ट्रिलियन निजी क्षेत्र और आधिकारिक स्रोतों के जरिए हो सकता है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में MDB रिफॉर्म्स पर पैनल के सुझावों पर चर्चा हुई और मुद्दे पर बने रोड मैप को मंजूरी दी गई है। The G20 endorsed the roadmap for implementation of recommendations of the G20 independent review of MDBs and capital adequacy framework. This roadmap will actually unlock more lending resources in the MDBs. ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की एक बार फिर से जोरदार वकालत की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें काफी समय लग सकता है। लेकिन G20 के मंच पर दुनिया के बहुउद्देशीय संस्थानों में सुधारों को व्यापक सहमति जरूर मिली है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। डॉक्टर चरण सिंह, आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या वाकई इन संस्थानों में हम सुधार की शुरुआत देखेंगे? G20 की इतने जबरदस्त लीडरशिप के बाद में क्या आप कंसेंसस होते हुए देखेंगे कोटा रिजीम पर, खासतौर पर IMF और WTO की बात करें तो? बहुत बढ़िया सवाल है, और आपने उस रिपोर्ट का जो NK सिंह और लैरी समर्स की रिपोर्ट है, बहुत अच्छा समरी दिया है, बहुत अच्छी उसकी समीक्षा की है, एकदम परफेक्ट। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत हुई है इतने वर्षों से, अभी तक तो किसी ने ऐसे लैरी समर और NK सिंह जी को दोनों को मिला के, और वो हार्वर्ड के बहुत अच्छे प्रोफेसर माने जाते हैं, वहां पे एक किस्म का प्रेसिडेंट वाइस चांसलर के बराबर आप कह सकते हैं, और वो वहां के प्रेसिडेंट्स के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं। NK सिंह जी यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे, जो इन दोनों को मिलाकर जिस तरीके की रिपोर्ट बनाएगी, जिस तरीके का
एफर्ट किया गया वो आज तक नहीं हुआ। उसके बाद जो रिपोर्ट का रिजल्ट आया उस पर पूरा मंथन हुआ और सबने माना कि जो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और जो पॉवर्टी एलिवेशन है उसका भी समाधान करना है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को उसमें रोल प्ले करना है ताकि हम लोग जो पुअर कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्रीज हैं, उनको जब सहायता की जरूरत है, जिस मात्रा में उनको पर्याप्त मात्रा में सहायता की जरूरत है, वो हम जल्दी से जल्दी उनको पहुंचा सके। इसके अलावा आप हैरान होंगे कि जब इनके पास पैसा नहीं होता है तो गरीब देश प्राइवेट सेक्टर से पैसा उठाते हैं और बड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पर उन्होंने कहा हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा कम हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट के कारण अब ये बात सब लोगों को समझ आ गई कि अगर हम लोग मल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF के थ्रू पैसा चैनलाइज करेंगे, जिनको स्थिति का ज्यादा पता है, और मनी लेंडर की तरह प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो गरीब देशों में हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा होगा और इंटरेस्ट पेमेंट में कम खर्चा होगा। तो मेरी राय में जिस तरीके ये रिपोर्ट सामने लाएगी G20 की प्रेसिडेंसी के नीचे, जिस तरीके उसको स्ट्रक्चर किया गया और जिस तरीके उसके बारे में सबको बताया गया, अब वो बहुत जोर पकड़ रही है और वो सर्टेनली उसमें असर दिखेगा, अच्छा असर दिखेगा। डॉक्टर साहब, एक बात और, एक साल पहले जब भारत कह रहा था कि क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने की जरूरत है, तो किसी ने नहीं सोचा था कि शायद बात सिंथेसिस पेपर पर या फिर इंटरनेशनल डिस्कशन तक पहुंचेगी। लेकिन अब लगता है कि भारत ने जो लीड की है उसका कुछ न कुछ नतीजा जरूर मिलेगा, भले ही हमारी प्रेसिडेंसी में नहीं, लेकिन आगे 1-2 सालों में जरूर पूरी दुनिया इस बात पर सहमत होगी कि हमें एक कॉमन रेगुलेशन करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। आप देखिएगा जब 2 साल पहले यहाँ पे क्रिप्टो पे काफी हमारे अपने देश में चर्चा हो रही थी, तो कुछ लोग थे जो उसको बहुत अपोज कर रहे थे। मुझे भी वो सौभाग्य मिला था जब मैं उसको अपोज कर रहा था, और उस पे हम लोग थ्योरेटिकली और एम्पिरिकली दोनों बेसिस पे अपोज कर रहे थे। हम लोगों ने उस पर लिखा भी था। दुनिया उस टाइम पे ये बात नहीं समझ रही थी, पर हमारे देश ने उसमें लीड ली, हमारे वित्त मंत्री जी ने लीड ली। बजट में उसके बारे में जिस तरीके बात हुई, हमने लीड ली और लोगों को बताया कि ये इतनी आसान चीज नहीं है क्रिप्टो करेंसी, इसके रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के इश्यूज रेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेटन कर सकता है। अब देखिए पूरी दुनिया इस चीज पे सहमति दिखा रही है कि क्रिप्टो एसेट को एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत अकाउंटेबिलिटी से लेना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में अभी सहमति है कि ये मल्टीलैटरल इशू है, इस पे सब लोगों को विचार करके ही क्रिप्टो एसेट्स पे सोचना पड़ेगा। ब्लॉकचेन अपनी जगह। डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। अगर आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका इस्तेमाल ग्लोबल गुड करने के लिए, अब पब्लिक केवल भारत अपनी बात नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया के ग्लोबल गुड के लिए अपने DPI को खोलने की बात कर रहा है, शायद इस मुद्दे पर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इस बार तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमने ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड की है। हमारा UPI दुनिया भर में अब चर्चित है और दुनिया भर में लोग हमारी UPI को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ पर जिस तरीके हमने डिजिटल पब्लिक गुड का इस्तेमाल किया है कि छोटे छोटे ठेलों पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं UPI से, ये बेमिसाल है। और इसका श्रेय फिर इस सरकार को और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने जनधन के नीचे जैम ट्रिनिटी दिखाई और जैम ट्रिनिटी का सक्सेस दिखा दिया। आज ये हालात है कि अगस्त के महीने में देखें UPI की पेमेंट्स बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा है, 10 बिलियन से ज्यादा चली गई हैं, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह अपनी राय को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हमने समझने की कोशिश की कि G20 का फाइनेंस ट्रैक किन किन मुद्दों पर सहमति बनाता हुआ नजर आया है। फिलहाल DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।